भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो अब से करीब 16 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से दो देशों की जंग में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, जिसने बीती रात ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपना 14,000 किलो वजन वाला बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया है। जिसके बाद से ही खबरदार करता यह सवाल आ चुका है कि क्या दो देशों की लड़ाई में तीसरे की एंट्री के साथ अब विश्व युद्ध की आहट आने लगी है। इसी पर आज हम आपको खबरदार करेंगे, लेकिन पहले अभी का अपडेट देख लीजिए। ईरान पर हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी जानकारी दी है। बताया है कि 7 B-2 बॉम्बर्स से 14 बंकर बस्टर बॉम्ब ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर गिराए गए, जबकि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर 24 टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद ईरान की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही जवाब दिया गया है। कहा गया है कि ईरान के पास अब हमले का जवाब देने का हर विकल्प खुला हुआ है। इस बीच तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात जल्द ही करने वाले हैं। इस मुलाकात पर सबकी निगाहें लगी हैं, क्योंकि रूस ने भी अमेरिकी हमले का विरोध किया है। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार मैक्रों ने इस मुद्दे पर सऊदी अरब और ओमान के नेताओं से बात की है और अब यूरोपीय नेताओं से भी वो चर्चा करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इन सारे अपडेट्स के बीच खबरदार करता सवाल है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर बमबारी के फैसले ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? जब इजरायल ने ईरान पर हवाई हमला किया तो चीन ने कहा था कि इजरायल ने रेड लाइन पार कर दी है। ऐसे में ईरान के सबसे बड़े परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी बमबारी चीन को नाराज कर देगी। सवाल रूस को लेकर भी है, जिसने भले ही अभी तक ईरान को सीधी सैन्य सहायता न दी हो, लेकिन अमेरिकी एंट्री से ये लड़ाई और गहराई। तब रूस कितने दिन तक अपने आप को रोक पाएगा? Well, they should give me the Nobel Prize. I should have gotten it 4 or 5 times. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. ओबामा से बड़ा बनने की चाह रखने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या अब दुनिया जलने जा रही है? God bless the Middle East, God bless Israel, and God bless America. ईरान पर बंकर बम गिराकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह करके ईरान और इजराइल की जंग में कूदकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया? There's no military in the world that could have done what we did tonight. Not even close. There has never been a military that could do. 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़ा हमला किया। धमकी ये दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. जब दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ यह हमला दुनिया के हालात बद से बदतर कर सकता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बार-बार लड़ने से दुनिया का माहौल बिगड़ा, जिसने रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में खतरनाक मोड़ ले लिया। इसके बाद पश्चिमी एशिया में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होकर इजराइल और ईरान के युद्ध में बदल गई। इस बीच चीन लगातार ताइवान पर निगाहें गड़ाए हुए है, तो उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले ने अचानक दुनिया को बहुत खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि दुनिया में चल रहे बाकी युद्धों के उलट इसमें पहली बार 2 देशों की जंग में तीसरे की एंट्री हो गई है, वो भी अमेरिका जैसी महाशक्ति। ऐसे में सवाल है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है?
तो क्या दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे सिरफिरे नेता के तौर पर याद रखेगी जिन्होंने अपने अहंकार और अदूरदर्शिता से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आंख में धकेलना चाहा है? क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं, जिस तरह से टकराव बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर हर किसी के मन में यह सवाल लगातार घूम रहा है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर पुतिन की यह चिंता और अब सबकी नजरें ईरान पर, जिसका पलटवार और उसे बाकी दोस्तों से मिलने वाली मदद तीसरे विश्व युद्ध से जुड़े सवाल का जवाब देगी। यूक्रेन के साथ जंग में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन देकर रूस की मदद की थी। ऐसे में ईरान पर हमले के वक्त रूस की मदद तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साबित हो सकती है। हालांकि यूक्रेन के साथ जंग में रूस कितनी मदद कर पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं चीन की बात करें तो ऊर्जा की सप्लाई के लिए ईरान उसके लिए बहुत अहम है। वहां अमेरिकी समर्थक सरकार या दबदबा उसे कबूल नहीं होगा। ऐसे में चीन की तरफ से भी ईरान की मदद की जा सकती है। ईरान को उत्तर कोरिया से भी मदद मिल सकती है। दोनों देशों ने मिसाइल बनाने पर एक साथ काम किया है। ऐसे में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उत्तर कोरिया कुछ भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने कर दिया हमला, अब शांति। ये सच है या फिर ये सच है कि विश्व को एक बहुत बड़े संकट की तरफ धकेला गया है? आई थिंक इसका उत्तर ईरान को देना पड़ेगा। द बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। जो वो क्या इसमें निर्णय लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। अगर उनके ठिकानों पर अगर वो हमला करते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो उसको देयर विल बी अ वेरी हेवी प्राइस टू पे। वो उनको बिल्कुल जैसे ईंटों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगा। मानव इतिहास में अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध साल 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दोनों ही विश्व युद्ध की शुरुआत एक घटना से हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया में जिस तरह से टकराव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका ने एंट्री ली है, उससे खबरदार करता यही सवाल सबसे बड़ा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है। अमेरिकी हमलों को लेकर दुनिया भर के देश प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रूस ने अमेरिकी हमलों को गैर जिम्मेदार बताते हुए अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पुतिन अब ट्रंप से कोई बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अमेरिका को जवाब देने से पहले ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को का दौरा क्या संदेश देता है? क्या ईरान अब इस जंग में रूस से मदद मांगेगा? ईरान पर अमेरिकी हमले से इजराइल गदगद है और अमेरिकी शक्ति का गुणगान कर रहा है। ईरान में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक उसका B-2 बॉम्बर विमान बना, जो चमगादड़ की तरह दिखता है। बिना टेल यानी पूंछ वाले B-2 बॉम्बर से ही अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, ये पहले से तय था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इकलौता फाइटर जेट है जिससे खतरनाक MOPV बम दागा जाता है। अमेरिका ने इस बम को उत्तर कोरिया और ईरान को ध्यान में रखते हुए ही बनाया था, ताकि अगर ये देश किसी अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु हथियार बनाते हैं तो उसे नष्ट किया जा सके। इसीलिए फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए ये सबसे सटीक हथियार था, जिसका अमेरिका ने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। नेतन्याहू की इस तारीफ की वजह अमेरिका का महाबम है GBU-57, दुनिया का सबसे खतरनाक और गैर परमाणु बम, जिसका वजन 13,000 किलो है। इसमें 2,600 किलो के वॉरहेड यानी विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, जो मजबूत कंक्रीट और सख्त जमीन को भेद देता है। 200 फीट जमीन या 60 फीट कंक्रीट को तबाह करने में सक्षम है, यानी ये 20 मंजिला इमारत जितने गहरे बंकर को तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें GPS और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो टारगेट को ट्रैक करके सटीक निशाना लगा सकता है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz,
and Esfahan. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान के एटमी ठिकानों को खत्म करने के बाद एक खास शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसा हमला करना कि नामो निशान न बचे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर दर्जन भर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए, जो जमीन के काफी अंदर मौजूद। इसके अलावा अमेरिकी नेवी की पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 क्रूज मिसाइल दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकाने पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. इस तरह इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिकी एंट्री ने जंग को और भीषण कर दिया है। 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। अब उसने इजराइल के खिलाफ सबसे भीषण हमले का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के हमले के बाद से यह माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में अब अपनी ताकत झोंक देगा, और जो बयान ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया वो ये साफ संकेत दे रहा है कि अब ईरान आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर दी है। ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला है, और इस अपराध के गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा। जो प्रॉक्सीज आप कह रहे हैं, यहाँ बात हो रही है, देखिए इराक में है मिलिशियाज, हिजबुल्लाह है, चाहे बॉडी डिकैपिटेट हो गया, हमास तो चल ही रहा है, उसका कुछ खास दिखता नहीं। तो इस तरह के हिजबुल्लाह और इराक में मिलिशिया, सीरिया में भी कुछ हैं, हूतीस भी हैं, तो ये रहेंगे, इनका कुछ ना कुछ ये अपना एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल अपनी हरकतें करते रहेंगे। किस हद तक कर पाते हैं वो नहीं कह सकते, बट एज ऑफ नाउ लगता है कि ये ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बट वही तो खतरा है कि ईरान कुछ ऐसा करे, या बीच में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जिनके सपोर्टर्स, प्रॉक्सीज वगैरह, और अरब कंट्रीज़ के अंदर मैं तो बार बार ये भी देखता हूँ कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ की पॉपुलेशंस हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं सब चीज़ों को लेकर के। तो एक तरह से बहुत बड़ी गैम्बल भी है ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। जिस तरह से B-2 बॉम्बर के लिए इजराइल ने पहले ही ईरान का आसमान साफ किया, इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को बेहद कमजोर कर दिया। उसके बाद पूरी आशंका है कि ईरान के पलटवार का जवाब अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बड़े हमले से दिया जाए। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने टेलवीव से लेकर हाइफा तक पूरी जो मिसाइल स्ट्राइक के बाद वहां पर तबाही हुई है उसकी पूरी तस्वीरें सबसे पहले आपके लिए पेश की हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रोहित न्यूयॉर्क से हैं, प्रणय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। लेकिन शिवानी, पहले ये बताइए कि लगभग 8-9 घंटे पहले जिस तरह की परिस्थितियां थी, लगातार अलर्ट्स आ रहे थे, आसमान में विस्फोट, उसके बाद से थोड़ी देर से शांति है कम से कम ईरान की तरफ से। शिवानी, श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर मैं प्रिसाइसली समय की बात करूं तो सुबह 7:30 बजे का वक्त था, यानी कि आप समझ सकती हैं कि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। और लगभग आधे घंटे में 40 मिसाइलें दागी गईं अलग अलग 10 शहरों पर, जिसमें तेल अवीव अहम सिटी सेंटर का इलाका था जहां हम मौजूद थे उस वक्त। और उसके बाद हाइफा शहर में 2 से 3 हमले हुए हैं। वहाँ पर अहम बात ये रही कि सायरन साउंड नहीं हुए, और ये चिंता की बात है लोगों के लिए। वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसका वॉरहेड जो था वो बहुत ज़्यादा पेलोड लेकर वहाँ पर गिरा। उसके अलावा तमाम दूसरे शहरों पर भी इस तरह के हमले हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की खबरें हैं, लोगों को इंजर्ड अवस्था में अस्पतालों में ले जाया गया है। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, उसके बाद से फिलहाल कोई भी और अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन तैयारी पूरी है, क्योंकि जो होम फ्रंट कमांड है उसने सुबह से ही ये बात कही थी कि उसकी जो सिक्योरिटी एलिवेशन है उसमें तब्दीली की जा रही है।
और अब एसेंशियल लेवल पर इसको ले आया गया है, यानी कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो बेवजह बाहर ना निकलें, कम से कम एक्सपोज रहें, क्योंकि ईरान की तरफ से ये हमले और ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पर कल अमेरिका के उन ठिकानों पर हमला करने के बाद। तो आज की रात या फिर आने वाले कुछ घंटे और अहम हो सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि इजराइल में क्या कुछ और नए मिसाइल सैल्वोज आते हैं, किस तरह से इजराइल तैयार है इसको काउंटर करने के लिए, और यहाँ के लोग अभी हाई अलर्ट पर हैं। अभी पूरी तरीके से ईरान के रुख को देखकर ही पता चलेगा कि वो शांति चाहता है या फिर वो इसको और आगे बढ़ाना चाहता है इन हमलों को। और वही शिवानी भी कह रही हैं, 5:45 का समय है लगभग शाम का, आप उजाला उनके पीछे देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो नाम दिया गया आधी रात ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की तरफ से एंट्री वाले हमले को, जहां साल 2001 के बाद उड़े B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन की शुरुआत अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से हुई, जहां से भारतीय समय के अनुसार शनिवार सुबह 9:30 बजे 7 B-2 बॉम्बर्स उड़ान भरते हैं, जो फिर भारत के समय अनुसार रविवार रात 3:30 बजे ईरान में दाखिल होते हैं। ईरान को हवा तक नहीं लगती कि उसकी सीमा में अमेरिका के 7 B-2 बॉम्बर्स दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 6 B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जाता है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर 1 B-2 बॉम्बर से हमला अमेरिका ने किया, जबकि इस्फहान परमाणु प्लांट पर दूसरी तरफ से सबमरीन से 24 टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। रविवार रात 3:50 से सुबह 4:10 तक, यानी 20 मिनट के भीतर अमेरिका ने यह हमला किया, और फिर 30 मिनट के भीतर रविवार में रात 4:40 तक, रात कहें या सवेरा कहें, भोर कहें, 40 मिनट तक अमेरिका B-2 बॉम्बर्स अपने ऑपरेशन को अंजाम देकर ईरान की सीमा से बाहर निकल गए। इस बीच ना ईरान से कोई मिसाइल दागी गई, ना कोई लड़ाकू विमान ईरान की तरफ से उड़ा, यानी ईरान को पता ही नहीं चला। प्रणय, दरअसल जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आखिर में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमारे जो विमान हैं वो उनके एयर स्पेस को छोड़कर निकल भी गए हैं। जो एक कोशिश की गई थी ना कि पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन आ गए पूरब की तरफ से। आहट नहीं लगने के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग। बिल्कुल ठीक कहा श्वेता आपने, बहुत बड़ी प्लानिंग इसके अंदर की गई, जिसके अंदर डिसेप्शन, कैमोफ्लाज, डिकॉय और साथ ही डिस्ट्रक्शन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अगर आप देखें भारतीय वक्त के अनुसार, जब शनिवार की सुबह 9:30 बजे का वक्त हो रहा था, तब इस व्हाइटमैन एयरबेस से अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने, खासतौर पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। करीब 18-19 घंटे का ये सफ़र तय करके ईरान के एयर स्पेस में पहुंचे। और आपको याद होगा कल रात को हम लोग इस खबर पर डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर हैं, क्या ये गुआम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। शायद वो डिसेप्शन ही था, क्योंकि इसमें से ये जो विमान जिन्होंने उड़ान भरी थी, उसमें से एक जो दस्ता था वो पश्चिम की तरफ गया, जिसको लेकर लोगों ने चर्चा की, लेकिन एक दस्ता पूर्व की तरफ से गया था, जिसने ये बॉम्ब डिलीवरी की। और वो पूरी रात इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भारत में करीब 4:10 का जब वक्त हो रहा था, तब ईरानी एयर स्पेस के अंदर जहां इन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने बमबारी की, इसके साथ साथ जो ईरान के इस्फहान का इलाका है, वहां पर जो अमेरिकी सबमरीन्स हैं, उन्होंने 24 से ज्यादा, यानी करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो है वो जो टॉमहॉक्स मिसाइल्स हैं वो दागी हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। इस दौरान में एक महत्वपूर्ण चीज रही, आप चूंकि डिफेंस अच्छे से कवर करती हैं, आपको अच्छे से पता है, इस दौरान डिटेक्शन ना हो, पता न लगे, इसके लिए विमानों के बीच में संवाद और संपर्क कम से कम रखा जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया। इसके साथ साथ जब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरान की वायु सीमा के अंदर उड़ान भर रहे थे, उस दौरान 4th और 5th जनरेशन फाइटर्स का एक पूरा पैकेज उनके आगे चल रहा था, ताकि ईरान की वायुसेना यदि कोई कार्रवाई करती है या सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जाती हैं, तो उन्हें काउंटर किया जा सके। और पूरी तरीके से यह इंश्योर किया गया कि विमान न केवल वहां पर बमबारी कर रहे हैं, बल्कि 25 मिनट के अंदर बमबारी करके ये ईरान की वायु सीमा से बाहर निकल जाते हैं। यानी पूरे इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को पूरी सीक्रेसी के साथ न केवल अंजाम दिया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया श्वेता कि इस दौरान पड़ने वाले किसी देश को भी इस बात की खबर न हो कि अमेरिका इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। वाकई दिनों को लेकर किस तरीके से कंफ्यूज किया गया कि 2 हफ्ते, लेकिन प्लानिंग पूरी हो रखी थी। तो ये सारी चीजें इस तरह के एक ऑपरेशन में काम में आई हैं। अब यहां खबरदार करते 3 सवाल आते हैं। पहला, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बाद क्या रेडिएशन का खतरा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या ईरान अब परमाणु बम नहीं बना पाएगा? और तीसरा सवाल,
आखिर जो ट्रंप अब तक 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे थे, उन्होंने अचानक 2 दिन में कैसे हमला कर दिया? क्या इसकी वजह ईरान का रहस्यमय तरीके से चुपचाप अपनी न्यूक्लियर साइट से धीरे धीरे परमाणु सामग्री को हटाने की कोशिश करना रहा, जिसका अंदाजा मिलते ही अमेरिका ने तुरंत हमला कर दिया? 20 जून तक ट्रंप हफ्ते, 2 हफ्ते या हफ्ते भर से कम वक्त की बात ईरान पर हमले को लेकर करते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ? 48 घंटे में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया। The next week is going to be very big, maybe less than a week, maybe less. क्या अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हमले में देरी की तो ईरान न्यूक्लियर बम तैयार कर लेगा? इसीलिए अमेरिका ने आनन फानन में अंडरग्राउंड ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। अमेरिका से अचानक रविवार रात उड़े 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट पर ईरान की परमाणु बम बनाने की तमन्ना को खत्म करने का दावा किया है। लेकिन सब ये जानना चाहते हैं, क्या अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा, या फिर हमले के बाद अब जल्द फिर न्यूक्लियर बम ईरान बनाने में जुट जाएगा? और तीसरा सवाल, अचानक इतनी तेजी से ट्रंप ने क्यों हमले का आदेश दिया? जवाब की शुरुआत तीसरे सवाल से करते हैं। आज तक के पास ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट की 4 दिन की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो हमले से 3 दिन पहले, हमले से 2 दिन पहले, हमले के 1 दिन पहले और फिर हमले के बाद की है। 19 से लेकर 22 जून की इन 4 तस्वीरों को आज तक संवाददाता अंकित कुमार आपको सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं, जिससे हर सवाल का जवाब मिल पाएगा। कहीं ना कहीं फोर्डो सेंटर पर, फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था जो वहां पिछले कुछ दिनों में हमने नहीं देखा। ये जो पहली तस्वीर है जो मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने आज तक को मुहैया कराई है 19 तारीख की, ये इन तस्वीरों में करीब 16 ट्रक्स हम इस फैसिलिटी के अंडरग्राउंड टनल की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फैसिलिटी का अंदर जाने का टनल है। 2 रास्ते हैं जिनसे ट्रक्स अंदर जाते हैं। 16 तारीख को ये ट्रक्स फिलहाल हम देख रहे हैं अंदर जाते हुए। जो अगली तस्वीर है वो इसी का एक जूम्ड इन वर्जन है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ट्रक्स इस रास्ते से इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर जाते हैं। बताया जाता है कि इस फैसिलिटी के करीब 100 मीटर नीचे एक सेंटर है जहां पे ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगले दिन यानी 20 जून को वो ट्रक्स यहाँ से तो गायब हैं। यहाँ पे नई गाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ पे नई गाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ पे आ गए हैं बुलडोजर्स और एक बड़े ट्रक्स का समूह। यहाँ से हम देखते हैं करीब 1 किलोमीटर दूर ये ट्रक्स दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 19 और 20 को फोर्डो से कई सारा सामान ईरान की अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ शायद शिफ्ट किया जा रहा था। ये वो जगह है जहाँ पे ट्रक्स जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए खबरदार करता सवाल यह आ जाता है, क्या ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से 2 हाथी के वजन जितना बम गिराकर अमेरिका का यह दावा करना कि ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता खत्म कर दी गई एक अधूरा सच है? सवाल की वजह यह सैटेलाइट तस्वीर है जो कहती है कि हमले से 2 दिन पहले से ही 16 ट्रकों से ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट से सामान हटाने में जुटा था। तो क्या अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने फोर्डो साइट से न्यूक्लियर बम बनाने वाली सामग्री हटा दी थी? लंदन में ओपन सोर्स सेंटर है, एयरबस करके एक यूरोप की स्पेस सैटेलाइट कंपनी है, उसकी तरफ से ये तस्वीर अगले दिन की यानी हमले से 1 दिन पहले की कल की तस्वीर है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्हीं बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं ट्रक्स का इस्तेमाल करके ये जो टनल का गेट है जो परसों तक खुला था, 21 तारीख को ये टनल का गेट बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये रास्ता पूरी तरह से बंद है, इन रास्तों को बंद किया जा रहा है। अगर हम पहले जाएं, अगर हम पहले की तस्वीर देखें तो 2 दिन पहले तक ये टनल खुला हुआ था। ये जो अंदर जाने का रास्ता है 2 दिन पहले ये खुला हुआ था, लेकिन 21 तारीख को इसे बंद किया जा रहा है। क्या यही वजह है कि जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो फिलहाल वहां कोई बड़ा रेडिएशन अभी
नहीं देखे जाने का दावा सामने आया। आज तक ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद की भी सैटेलाइट तस्वीर हासिल की है, जो दिखाती है कि यहां पर 6 जगह पर बड़ा गड्ढा हुआ है। तो क्या इन्हीं गड्ढों से बंकर बस्टर बम भीतर तक उस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर दाखिल हुआ, जहां भीतर जाकर बंकर बस्टर बम से केवल धमाके के बाद आग ही नहीं लगती, बल्कि शॉक वेव या कहें प्रेशर वेव बनती है, जिससे अंडरग्राउंड ढांचे में दरार आती है। इसीलिए ऐसे बम से दावा होता है कि भूकंप तक महसूस किया जाता है और फिर नीचे सबसे सुरक्षित संरचना भी ढह जाती है। लेकिन अब भले अमेरिका कहे कि उसने बड़ा हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन सैटेलाइट इमेज कहती है कि हमले से पहले ईरान ने परमाणु ठिकाने से या तो न्यूक्लियर सामग्री हटाई है या फिर हमले को कमजोर करने के लिए न्यूक्लियर साइट का मुहाना पहले बंद किया। ईरान का भी दावा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में ये दावा अभी नहीं किया जा सकता कि ईरान का परमाणु बम बनाने का मिशन फेल हो चुका है। पूरी दुनिया को इस समय चिंता है कि आगे क्या होगा। हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता देते हैं, जो कि ईरान की अपील पर अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक से जुड़ी हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 12:30 बजे ये बैठक होगी। रूस और चीन ने भी इमरजेंसी मीटिंग की मांग का समर्थन किया था। रोहित, आप न्यूयॉर्क में ही हैं। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि नया युद्ध शुरू वो नहीं करने के पक्ष में है, पुराने युद्ध रुकवाएंगे, ये कहा। ऐसे में ईरान पर अमेरिका का हमला, लड़ाई बढ़ी, तो क्या राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को वो जारी रख पाएंगे? देखिए श्वेता, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है और आई थिंक ये एक पॉलिटिकल रियलिटी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कि क्या वो एक युद्ध अफोर्ड कर सकते हैं पॉलिटिकली। और इसमें हमने देखा था कि लास्ट वीक तक उनका खुद का जो बेस था, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो माँ का बेस है, उसमें से कई आवाजें बाहर आई जो कह रहे थे कि अमेरिका को इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ईरान के खिलाफ। और ये बात खुद थोड़ी सी जाहिर हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, जब बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे अपनी पोलिंग को लेके, अपने नंबर्स को लेके कि उनकी पोलिंग बहुत अच्छी है, उनके नंबर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं अमेरिकन के बीच में। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पॉलिटिकल रिस्क था उनके लिए। वो नहीं चाहते थे, जब वो एज ए कैंडिडेट थे वो बहुत प्राइड लेते थे इस बात में कि उन्होंने कोई भी, वो ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने कोई भी युद्ध शुरू नहीं किया, या उनके सब कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में कहीं पे भी विश्व में युद्ध नहीं हुआ। वो आज तक रशिया और यूक्रेन वॉर को बाइडेन का वॉर कहते हैं। तो एक समझ तो यही थी कि वो शायद इस तरह का एक्ट नहीं करेंगे और डिप्लोमेटिकली इसे परस्यू करने की कोशिश करेंगे, जो ओबामा ने भी किया था। लंबे समय तक ईरान के साथ डील साइन करने की कोशिश की गई, फिर JCPOA साइन किया गया और इस तरह की चीजें। लेकिन आई थिंक एक दूसरी रियलिटी थी, और वो रियलिटी ये थी कि आप जब इजराइल ने अपना मन बनाया, जो इंटेलिजेंस सामने आया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट चेंज्ड। और यहाँ पे उन्होंने एक प्रेसिडेंट बन के एक्ट किया है रादर देन पॉलिटिशियन। उनके पास जो भी विकल्प थे और ऑप्शंस थे, उसमें से आई थिंक उनके लिए ये जरूरी था कि वो ईरान को जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको बर्बाद करे, उनको रोके और इस वॉर को एंड करे। और समझ यही है कि इतना बड़ा अटैक झेलने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो जरूर पीछे चल जाएगा। क्या अंदेशा ये था कि ईरान की तरफ से क्या कदम उठ सकता है? तो शूरा काउंसिल की तरफ से ये रिकमेंड किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान बंद कर दे, और ये अब गुंजाइश है कि हो सकता है वो इसे बंद कर दे। ये एक ऐसा सकरा रास्ता है जहां से एशिया का तेल और बाकी सामान होकर गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो क्या होगा, इसका डर सबको है। अमेरिका ने कहा है कि इसे लेकर चीन ईरान से बात करे। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान से युद्ध नहीं चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत सारी अटकलें शुरुआत से चल रही थी। अब अमेरिका ने चीन से कहा, और चीन को कहने के लिए कि पीछे एक कारण भी है कि चीन पर ज्यादा असर होने की आशंका है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है ईरान के द्वारा। प्रणय, भारत के पास कई वैकल्पिक जगह हैं जहां से हम तेल लेते हैं, चाहे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। इन सारी जगहों से भारत
तेल लेता है। लेकिन चीन को हम देखें तो चीन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने की आशंका है अगर ये निर्णय होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को समझकर चीन से कह रहे हैं कि आप ईरान से बात करिए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा रोचक प्रस्ताव जो है अमेरिका की तरफ से चीन को दिया गया है, क्योंकि चीन की ऊर्जा सप्लाई का मैक्सिमम हिस्सा इस खाड़ी के इलाके से आता है। खासतौर पर ईरान से भी काफ़ी तेल जो है वो चीन खरीदता है, और इसलिए चीन से कहा जा रहा है कि वो ईरान से बात करे अगर वाकई में वो चाहता है कि इस इलाके के अंदर ईरान को अगर वो बचाना चाहता है तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक इतिहास रहा है। 2017 के अंदर भी जब ये टेंशन बढ़ा था तब उस समय भी ईरान की तरफ से ये धमकी जरूर दी गई थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस तरीके का कोई डिसरप्शन ना हो। और अभी मैं आपसे बात करने से ठीक पहले ही मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का डेटा चेक कर रहा था, अभी तक कोई डिसरप्शन वहां पर मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। ईरान ने उसे ब्लॉकेड नहीं किया। लेकिन यदि ईरान कोई ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करता है, जिसकी उसके पास में क्षमता भी है और साथ ही उसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्योंकि वो एक बेंड बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए, जहां पर ईरान के पास में दोनों जो ग्रेटर टूम और लेसर टूम जो द्वीप भी हैं जिनके जरिए वो ये ब्लॉकेड लगा सकता है, उसकी काट के लिए अमेरिका ने पहले ही अपने 2 विमान वाहक पोत यानी यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज को उस इलाके के अंदर तैनात कर रखा है। यानी यदि ईरान इस मोर्चे पर जाना चाहता है, वो हॉर्मूज को ब्लॉक करना चाहता है, ये रेटोरिक्स में, ये चर्चाओं में, ये नारों के अंदर अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर वाकई में इसे वो इंप्लीमेंट करना चाहेगा तो इससे ये चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी और अमेरिका के साथ उसका एक सीधा और बड़ा टकराव हो सकता है, वो भी समंदर के अंदर। शिवानी, यहां पर जो इजराइल की स्थिति है, सब ये सोच रहे थे कि क्या ईरान पलटवार अमेरिका के उन बेसिस पर करेगा, उनको निशाना बनाएगा, ऐसा कुछ करेगा, लेकिन उसने बस इजराइल पर इंटेंसिफाई किया था। अब 2-3 चीजें जो आपने बताई वहां पर कि कोई अलार्म नहीं और वहां पर गिर गए आकर मिसाइल, या फिर जिन इलाकों में आकर मिसाइलें गिरी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आबादी वाले इलाके नहीं थे, वहां पर पूरा जो मार्केट्स का इलाका है वो सारी चीजें दिख रही हैं। इस समय इजराइल के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए श्वेता, चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि जो कवरेज जो कहा जाता था, चाहे वो आयरन डोम हो और डेविड स्लिंग हो, एरो हो या तमाम दूसरे मैकेनिज्म हो जो एयर डिफेंस के थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं दिखे। कई जगह तो अलार्म नहीं बजा, यानी कि पहले ही मिसाइल पेनिट्रेट कर गई, उसको डिटेक्ट करने में देरी हुई। तो जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी है और इसीलिए तैयारी भी पूरी है। जो अलर्टनेस है उसमें कोई कमी नहीं है, लगातार हर जगह पर सायरन्स का मैकेनिज्म है श्वेता। लेकिन वाकई में आने वाले जो कुछ घंटे हैं और आज की रात सबसे अहम होगी। देखिए, जितने भी हमले हुए, ज़्यादातर ये हमले रात के वक्त होते हैं। आज अर्ली मॉर्निंग ये हमला हुआ, यहाँ के वक्त के हिसाब से 7:30 बजे ये हमला हुआ, लेकिन वो एक रिटेलिएटरी एक्शन था। जब कल अमेरिका ने देर रात ईरान पर हमला किया तो कुछ ही घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया। तो हो सकता है जो आज की रात है वो भारी हो इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान एक बार फिर पलटवार कर सकता है। बार बार क्लेम कर रहा है ईरान कि वो झुकेगा नहीं और वो अपने आप को सुरक्षित रखना जानता है। और यही वजह है कि जो अमेरिका की आप बात कर रही हैं, फिलहाल जो शुरुआत हुई दिन की, उसमें अमेरिका को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है श्वेता। आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि ईरान की क्या नीति है, ईरान क्या सोच रहा है, क्या वो वाकई में इस लड़ाई को और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता है या फिर कुछ पीछे हटना चाहता है। जैसे यूएनएससी की बैठक भी बुलाई गई है, आपात बैठक है, क्या उसमें कुछ ऐसा निर्णय हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी रोका जाए या फिर ईरान आगे बढ़ता है। तो जो आने वाले कुछ घंटे हैं, ख़ास तौर पर इजराइल के लिए आज की जो रात है वो बहुत ज़्यादा अहम होगी। ये देखना पड़ेगा कि आज रात को सायरन्स बजते हैं या फिर लोग यहाँ पर आराम से आज की रात बिताते हैं। तो हर तरह से किसी भी कंटिजेंसी के लिए आज इजराइल तैयार है। जिन हथियारों की बात हम कर रहे हैं, ईरान ने आज एक ऐसी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है कि खुद इजराइल भी चौंक गया। दावा है कि आमतौर पर मिसाइल हमले पर जो डिफेंस सिस्टम का सायरन इजराइल में बजता था, जो जानकारी शिवानी भी दे रही है, जो सायरन लोगों को अलर्ट करता था, वो सायरन आज ईरान की मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में नहीं बजा। चर्चा होने लगी कि क्या ये ईरान की चालबाज मिसाइल के हमले की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान ने आज खैबर शेकन मिसाइल से हमला किया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बता दिया कि जिस इजराइल के लिए बंकर बस्टर बम ट्रंप ने भेजा, उस इजराइल को कैसे जवाब दिया जा रहा है। इसलिए पहले तेल अवीव से लेकर हाइफा तक की हालत इजराइल में देखिए। जहां अभी ईरान की मिसाइल वार की आंधी चल रही है, वहां पर जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म कर दिया गया।
पूरी इमारत छिन्न भिन्न दिखती। कई लोग ऐसे वीडियो देखकर सोचते हैं कि इजराइल के भीतर ऐसी हालत जैसे गाजा में दिखती थी वैसी नजर आ रही है। जानते हैं ये कैसे हुआ? परमाणु ठिकानों पर हमले से तिलमिलाए ईरान ने अपनी चालबाज मिसाइल से वार किया है। ईरान ने एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। वो मिसाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को धोखा दे देती है। कैसे का जवाब आपको दें उससे पहले इजराइल के हाइफा शहर में हुए मिसाइल हमले के बाद वहीं मौजूद आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाइफा शहर से, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से। आप देख सकते हैं एक सिटी सेंटर का इलाका जो एक कल्चरल हब कहा जाता है, वहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। सड़क के एक तरफ रिहायशी इमारतें हैं जिनको बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो पूरी तरह से ये चौराहा टूट गया है। रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। I see that the main square was damaged. I don't know about buildings, but three buildings. पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत अहम बात ये है इस हमले की कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सायरन बजने में देरी हुई थी, यानी कि जब मिसाइल आया हिट हुआ सायरन्स उस वक्त नहीं बजे। तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय है और आईडीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है और आईडीएफ का कहना है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो अब सवाल है कि क्या ईरान ने वाकई अपनी उस मिसाइल से वार कर दिया जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही है, जिसका नाम है खैबर शेकन मिसाइल। ईरान की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में से एक। इसका नाम 7वीं सदी की खैबर की लड़ाई से प्रेरित है। कहा जाता है कि इसे खास करके दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया, जो 1450 किलोमीटर तक आसानी से वार कर सकती है और वॉरहेड इसका 1500 किलोग्राम तक का है, जिसके हमले के बाद ईरान के वार का असर इजराइल में साफ नजर आया। Yeah, I was sleeping, so I was in my room, and it was. His room is the shelter, so it's more easy. His room is the shelter. तो आप देखिए कि ये जो जिस तरह का एक मैग्नीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये एक बड़ी मिसाइल लग रही है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पेलोड था। जो वॉरहेड था वो लगभग 1000 किलो का हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर हिट किया है इसने सुबह। और ये जो 27 मिसाइलों का बराज था उसमें से एक मिसाइल है जो यहाँ हाइफा में आके लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी एजेंसी सब यहाँ पर रेस्टोरेशन कर रहे हैं और नज़दीक कोई नहीं जा सकता है क्योंकि एक्सप्लोसिव का कुछ हिस्सा इन इमारतों में अभी हो सकता है। तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। Close by, the missiles came before the alarm. I heard it was a hypersonic missiles and It was a hypersonic missile. Yes. इस युद्ध के 10वें दिन खुद पर पहली बार अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी पहली बार खैबर शेकन मिसाइल से हमला इजराइल पर किया है, जहां 3 मकसद हासिल करने चाहे। पहला, बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला करना ताकि इजराइल का हवाई यातायात और सैन्य अभियान रोका जा सके। दूसरा, सैन्य ठिकाने जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लॉजिस्टिक बेस और एक जैविक अनुसंधान केंद्र था, उस पर हमला करना। और तीसरा, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर पर हमला करके नागरिकों में दहशत फैलाना। ईरान एक तरफ अपने हमले तेज कर रहा है, इजराइल में नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल की जो फोर्सेस हैं और होम फ्रंट हैं वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है। और ईरान को अमेरिका की तरफ से ताजा धमकी दी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो उसका जवाब जबरदस्त ताकत से दिया जाएगा। जेडी वैंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान राष्ट्र पर हमला नहीं किया, किसी भी नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया, 3 परमाणु हथियार सुविधाओं के बाहर सैन्य ठिकानों पर भी हमला नहीं किया। अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिका लगातार कह रहा है कि उसका मकसद तेहरान में सत्ता परिवर्तन नहीं है। वहीं इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान की सरकार चाहे तो भागने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे पता है कि ईरान ने अपने हथियार कहां छिपा रखे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा? क्या वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से परमाणु बम बनाएगा? पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर क्या वो हमला करेगा?
अमेरिकी सहयोगियों पर क्या वो हमला करेगा? अपने प्रॉक्सी से क्या वो हमला करवाएगा? ये सारे विकल्प इजराइल के सामने, ईरान के सामने अमेरिका के इस हमले के बाद हो सकते हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका ने संकेत दिया है कि फिलहाल उसकी सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है और वो ईरान में सत्ता बदलने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अमेरिका का यह बयान ईरान को इशारा दे सकता है कि उसे अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करेगा। अब ईरान को बताना होगा कि वो जो चाहता है वो करके भी दिखाता है। सवाल है कि वो अमेरिका को कैसे सबक सिखाएगा। क्या वो अपनी मिसाइल को अमेरिकी ठिकानों पर बरसाएगा जैसा वो आजकल इजराइल पर कर रहा है? दो 2020 में जब ट्रंप ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, तब ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया था। लेकिन तब ईरान की प्रतिक्रिया सीमित थी, मगर इस बार मामला बहुत बड़ा है, इसलिए ईरान के ऊपर भी जवाब देने का भारी दबाव है। नहीं पहुंचा पाया तो ऐसी भी आशंका है कि वो खाड़ी के उन देशों को निशाना बना सकता है जिनको ईरान अमेरिकी समर्थक मानता है। जैसे कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जहां 100 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जिसमें लगभग 9,000 सैनिक शामिल हैं। यूएई में अमेरिका के 5,000 सैनिक हैं। यहाँ F-22 रैप्टर और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। कुवैत में 10,000 जमीनी और 2,000 अमेरिकी वायु सैनिकों की मौजूदगी है। सऊदी अरब में 3,000 सैनिकों के साथ अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और ओमान में 1,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी हमला होता है तो सबसे अधिक खतरा कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में तैनात अमेरिकी ठिकानों पर हो सकता है। इन क्षेत्रों में अमेरिकी सैनिकों की तादाद अधिक है और ये ईरान के मिसाइल रेंज में आते हैं। सऊदी अरब और ओमान में खतरे की आशंका अपेक्षाकृत कम है, लेकिन किसी भी बड़ी कार्रवाई की स्थिति में पूरे क्षेत्र में तनाव फैल सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान का कोई भी बड़ा हमला उसे दोबारा अमेरिकी गुस्से का शिकार बना देगा, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत से पलटवार करेगा। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. इसके अलावा ईरान ऊर्जा के केंद्रों पर भी हमला बोल सकता है। 2019 में ईरान पर सऊदी अरब ने अपने तेल क्षेत्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 200 फीट नीचे गहरी, बिल्कुल इतने गहराई में बना करके टनलिंग करके जिस प्रकार से, और वो क्या हो सकता है? आपको लगता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियराइजेशन और न्यूक्लियर बम बनाने की काबिलियत है। इसीलिए फर्दों में अगर बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ऑपरेशन हैमर उसका सक्सेसफुल हुआ है, और वो भी कौन सा बॉम्ब, स्पेशली GB257 यानी कि बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब, जो 30,000 पाउंड का बॉम्ब जा रहा है, 6 एंट्री पॉइंट, 12 बम, और उसके बाद जिस प्रकार से वहां पे नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा डर अब ये कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान की सरकार को हटा नहीं पाए तो अपने ऊपर हमलों को रोकने के लिए ईरान जल्द किसी भी तरीके से परमाणु बम बनाने के लिए जोर लगाएगा। ऐसे में ईरान और इजराइल का युद्ध लंबा खींचेगा, जिससे मिडिल ईस्ट लंबे समय के लिए युद्ध की आग में झुलस सकता है। अब पश्चिमी एशिया का पूरा इलाका सांस रोक के देख रहा है कि अमेरिका के ईरान पर हमले क्या इस संघर्ष के अंत की शुरुआत है, या फिर युद्ध के और भी खतरनाक दौर की शुरुआत अब हो रही है।